देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसमें एचसीपी क्रिस्टल संरचना होती है। हमें बताना है गाइस कि किसमें एचसीपी क्रिस्टल संरचना होती है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो पीडीएफ के लिए मैं एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ के ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। और यह नंबर नोट कर लीजिए 8969831773। इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके आप फाइनली गाइस और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। सभी का पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें से जो कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं एचसीपी क्रिस्टल संरचना होती है। हमें बताना है एचसीपी क्रिस्टल संरचना कौन है, तो जेडन हो जाएगा, जिंक एचसीपी क्रिस्टल संरचना है। टाइम बहुत कम है, आज ही आपका एग्जाम है, 2 घंटे ही एग्जाम के लिए बचे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी ठोस जालक में घनायन जालक, किसी ठोस जालक में घनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में स्थित है तो जालक दोष है। तो इसमें कौन सा दोष होगा? किसी ठोस जालक में घनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में स्थित है तो यह जालक होगा। यह कौन सा दोष होगा? हमें बताना है यह कौन सा दोष होगा, तो यह फ्रैंकल दोष होगा। कौन दोष होगा? तो फ्रैंकल दोष। अगर आपसे पूछिए फ्रैंकल दोष किसे कहता है तो क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि एवोगाड्रो संख्या n बराबर है, एवोगाड्रो संख्या n के बराबर होता है। तो हमें बताना है एवोगाड्रो संख्या n के बराबर कौन है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो एवोगाड्रो संख्या n के बराबर जो होता है वह 6.023 गुने 10 के पावर माइनस 23, 6.023 गुने 10 के पावर माइनस 23 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन क्या होता है? तो किसी सामान्य ताप एवं दाब पर जब गैस की 1 मोल का आयतन निकाला जाता है तो 1 मोल का आयतन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सिर्फ आंसर याद कर लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही 70 में 70 यही क्वेश्चन रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें बताना है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन होता है। तो 1 मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर क्या होता है? तो 22.4 लीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी VBA क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो है वह निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है हमें बताना है। तो इलेक्ट्रोलाइट एवं समतुल्य भार से किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइट एवं समतुल्य भार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कि धातु की तरह, धातु के जैसा विद्युतीय गुण दर्शाता है हमें बताना है। तो धातु के तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है वह है CrO2 हो जाएगा, CrO2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है, जो उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है हमें बताना है। तो उत्प्रेरक एक ऐसा वस्तु है जो कि साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। उत्प्रेरक क्या है? या साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। उत्प्रेरक एक ऐसा वस्तु है, उत्प्रेरक एक ऐसा वस्तु है डॉट डॉट में जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टीन का मान होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें टीन का मान बताना है क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टीन का मान जो होता है 0.693 प्रति के होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.693 के होता है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 70 में 70 यही क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो में बन रही है तो एंड तक, अगर आप वीडियो को एंड तक देख सकते हैं तो 70 में 70 आप बना सकते हैं। जिसमें से 35 से बनाना है तो 35 बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो 35 क्वेश्चन तक बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। 35 क्वेश्चन लाइन से भी बना देते हैं, 35 छोड़ देते हैं तो आपको 35 में 35 नंबर मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है हमें बताना है। तो स्वर्ण संख्या जो सबसे कम होती है वह गोंद में होती है। किसमें? गोंद में स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। फाइनली गाइस चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है। जो कि कुहारा है, कुहासा जो होता है, यह निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है, किस कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है कुहरा। तो हमें बताना है कुहरा किस प्रकार के कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण होता है वह किस कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है हमें बताना है। तो जिस कोलाइड सिस्टम का उदाहरण होता है द्रव का गैस के विलयन, द्रव का गैस में विलयन का उदाहरण होता है, द्रव में गैस के विलयन का उदाहरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है। जो कि प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में कौन सी धातु पाई जाती है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी टाइम कम है, सिर्फ अब 1 घंटा ही बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कॉपर पाइराइड का सूत्र है, कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है हमें बताना है। तो कॉपर पाइराइड का सूत्र तो आपके बोर्ड फिक्स है कि 2 नंबर का सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में, 3 नंबर का सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कॉपर पाइराइड का सूत्र बताना है। तो कॉपर पाइराइड का जो सूत्र होता है तो CuFeS2 होता है। क्या होता है, तो CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइड का सूत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड हमें बताना है कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वह हो जाएगा B2O2। B2O2 जो है यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं, जो कि सोडियम ऑक्साइड Na2O दिए गए हैं। सोडियम ऑक्साइड जो होता है वह Na2O होता है। मैं सोडियम को कोऑर्डिनेशन संख्या बतानी है। कोऑर्डिनेशन संख्या या हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछ दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है। तो जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है सोडियम ऑक्साइड में, सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है वह 4 होती है। क्या होती है, तो 4 होती है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रथम जो कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। प्रथम संक्रमण श्रेणी से कौन संबंधित नहीं है हमें बताना है नहीं, कौन नहीं है हमें बताना है। बोलते बोलते गर्व बाज गया है कि कौन संक्रमण, इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के से संबंधित नहीं है हमें बताना है। तो जो प्रथम संबंधित श्रेणी से संबंधित नहीं है वह हो जाएगा आपके सामने, देख सकते हैं डाटा भी खत्म हो गया इस टाइम, अभी भी वीडियो अपलोड करना है फिर भी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो जो नहीं है वह Fe हो जाएगा, नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन से सामने दिया गया है कि संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण है कि संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण है कि हमें बताना है। तो संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण है कि जो है ये परिवर्तनशील ऑक्साइड है, ये परिवर्तनशील जो ऑक्सीकरण होता है अवस्था दर्शाता है, या क्या कहता है ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। इनमें से कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। 4 विकल्प आपके सामने है। जो सबसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है वह होता है Fe2+। क्या होता है, तो Fe2+ होता है, Fe2+ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निकेल का जो सूत्र होता है NiCO4 होता है। NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। NiCO4 में हमें ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो NiCO4 में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह 4 होती हैं। आपको पहले ही बता दिया ऑक्सीकरण अवस्था से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि ग्रीगनॉर्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। जब हम ग्रीगनॉर्ड प्रक्रिया बनाने के लिए देख सकते हैं, ग्रीगनॉर्ड प्रक्रिया बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम को डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ईथर में हम मैग्नीशियम के डालकर C2H5Cl के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह तो सूत्र फिक्स है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन से फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा ही जाएगा। तो हमें एल्केन एल्कीन एल्काइन पहले आपको अच्छे से समझा देता हूँ। एल्केन ये हो जाएगा एल्केन, और ये एल्कीन दिया है, और एल्काइन में बता देता हूँ एल्काइन यह हो जाएगा एल्काइन। चलिए यह एल्केन है और यह एल्काइन है और एल्कीन दिया गया है।
तो पहले दिया गया है CnH2n। CnH2n जो होता है या CnH2n यह एल्कीन होता है, और CnH2n प्लस जो 2 होता है वह एल्केन होता है, एल्केन होता है। और CnH2n माइनस जो 2 होता है वह एल्काइन होता है। तीनों याद कर लीजिए, तीनों याद कर लीजिए। CnH2n होगा तो एल्कीन होगा, CnH2n प्लस 2 होगा तो एल्केन होगा, और CnH2n माइनस 2 होगा तो एल्काइन होगा। देख सकते हैं इस तरह से हमें एल्कीन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिक्स है कि 1 नंबर का आ ही गया है और आएगा ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि क्या उत्पाद बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा यदि एल्कील एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या उत्पाद बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा हमें बताना है। तो क्या उत्पाद बनेगा हमें बताना है। तो आप लोग बताइए क्या उत्पाद बनेगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते चलिए। तो चलिए उत्पाद जो बनेगा वह ईथर हो जाएगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि साधारण ईथर कौन सा है, साधारण ईथर कौन सा है हमें बताना है फाइनली गाइस। तो साधारण ईथर जो होता है वह कौन सा है, तो CH3OCH3 हो जाएगा, CH3OCH3, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। इनमें से कौन है जो कि केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो जो केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है वह है HCHO केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट देता है। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट क्या देता है हमें बताना है। तो गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट देता है वो क्या देता है, तो सोडियम ऑक्जेलिक तथा H2 देता है। क्या देता है, तो सोडियम ऑक्जेलिक तथा H2 देता है गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है। अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है हमें फाइनली गाइस बताना है। तो अपचयन करने पर जो द्वितीयक एमीन दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो मेथिल आइसोसाइनाइड के द्वारा, मेथिल आइसोसाइनाइड के द्वारा दी जाती हैं। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइन से देखते चलिए। मात्र 35 क्वेश्चन ही देख लेते हैं, तो 35 में 35 आप मार सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एथिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड, एथिलीन और एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, प्रतिक्रिया करके यह क्या बनाते हैं बताना। तो ये जब प्रतिक्रिया करते हैं या बनाते हैं एस्फिक्सस बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो एस्फिक्सस बेस बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काला जो थोड़ा फंस गया है बोलते बोलते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। मानव शरीर क्या नहीं उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में एंजाइम, और ऑप्शन बी में दिए गए हैं DNA, और ऑप्शन सी में विटामिन, और ऑप्शन डी में हार्मोन्स दिए गए हैं। तो मानव शरीर जो है यह क्या उत्पन्न नहीं करता है, तो यह जो उत्पन्न नहीं करता है विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। क्या, तो विटामिन उत्पन्न नहीं करता है मानव शरीर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में क्रम है, न्यूक्लिक अम्ल में क्रम है हमें बताना है। तो न्यूक्लिक अम्ल में क्रम है, तो न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा क्रम है हमें बताना है। तो न्यूक्लिक अम्ल में जो क्रम होता है वह बेस शर्करा फास्फेट हो जाएगा, बेस शर्करा फास्फेट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। इनमें से कौन जो है वह बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। 4 विकल्प आपके सामने, या तो आपको पता ही है, कई बार क्वेश्चन को मॉडल सेट में भी सोल्व करा चुके हैं, क्लास में भी सोल्व करा चुके हैं कि निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो सेल्यूलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नाइलॉन 66 का निर्माण किसके संघनन से होता है। नाइलॉन 66 जो है इसका निर्माण किसके संघनन से होता है। तो इसका निर्माण किसके संघनन से होता है, तो इसका निर्माण एडीपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिन हाइडाइड तो नाइलॉन 6 का जो निर्माण होता है वह होता है एडीपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि कैप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता है। बनने वाला संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है? कैप्रोलेक्टम के प्रयोग से बनने वाला संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो नाइलॉन 6 कहलाता है। क्या? नाइलॉन 6 कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एमोक्सिलिक का अर्ध संश्लेषण परिष्करण है। एमोक्सिलिन का और एमोक्सिलिन जो है किसका अर्ध संश्लेषित परिष्करण है? सॉरी, किसका अर्ध संश्लेषित परिष्करण है हमें बताना है। तो किसका अर्ध संश्लेषित परिष्करण है? तो यह जो है वह पेनिसिलिन का अर्ध संश्लेषित परिष्करण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है हमें बताना है। तो एक विस्तृत स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है वह क्लोरेमोफेनेकॉल होता है। क्लोरेमोफेनेकॉल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरेमोफेनेकॉल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि समुद्र जल का परिसरिक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का परिसरिक दाब लगभग कितना होता है? तो समुद्र जल का जो परिसरिक दाब होता है, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 ATM होता है। क्या होता है? सॉरी, 30 ATM होता है। कितना होता है? तो 30 ATM होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी स्वर संख्या सबसे कम होती है? तो किसकी स्वर संख्या सबसे कम होती है? बाइनरी गाइज में बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो किसकी स्वर संख्या सबसे कम होती है? तो जिलेटिन की स्वर संख्या सबसे कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह क्रिया जिसमें कोलाइडी कण अवक्षेपित होते हैं वह क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या करिए? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। और नेक्स्ट सेशन किस तरह आए, अगर कल जिसका एग्जाम है, कल इंग्लिश का एग्जाम है, तो इसका नए वीडियो अपलोड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ओरिजिनल रियल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है हमारे A2 एजुकेशन के माध्यम से। तो यह नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, यह नंबर नोट कर लीजिए 8969831773। इस नंबर को नोट करके व्हाट्सअप कर दीजिए। कोई एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस नंबर पर। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।